सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में 8 से लेकर 12 जुलाई के बीच के करंट अफेयर को कवर करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी जानना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके लिए आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में हम ये देखेंगे कि कैसे कोई टॉपिक प्री में काम आ सकता है, मेंस में काम आ सकता है। और आजकल का ट्रेंड ये भी है कि जैसे आजकल के जो नए टॉपर है वो भी ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर में अपना टाइम ज़्यादा ख़राब मत करो। जैसे कहीं से आपको कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब से, या मतलब मंथली आप मैगजीन पढ़ते हो, तो ये बात भी सही है कि जैसे कई बच्चे क्या करते हैं 2-3 घंटे न्यूज़पेपर में ख़राब करते हैं, तो उसकी नीड नहीं है। यदि आप 40-45 मिनट में 1 घंटे के अंदर अपनी चीज़ें कवर कर लेते हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो अपने से। बाकी जैसे हिंदी मीडियम में यहाँ पे अच्छे से कवर कराता हूँ, तो ये देख लिया। बाद में कोई मंथली मैगजीन से आपने कवर कर लिया तो आपका लगभग करंट अफेयर का काम बन जाएगा। आपको फालतू का और चीज़ें को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है एक आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक कहाँ से रिलेट करता है ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक से रिलेट करता है जो आपके प्री और मेंस दोनों में है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक महाराष्ट्र का, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप कह सकते हो एक पंढरपुर यात्रा आपने कभी सुना हो तो उसको लेकर ये है। काफ़ी अच्छा, मतलब एक संस्कृति से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, जो यात्री होते हैं वो एक लगभग 21 दिनों की यात्रा करते हैं। और इन तीर्थ यात्रियों को क्या बोला जाता है, वारकरी बोला जाता है। और ये महाराष्ट्र के पंढरपुर में देवता विठल या विठोबा, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो उनका स्थल है वहाँ पे ये यात्रा करते हैं। बाकी इसके बारे में कोई आप में से महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो बिल्कुल कमेंट करके और भी डिटेल हमें बता सकते हो। ठीक है, सबको इसके बारे में और जानकारी हासिल होगी। बाकी ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें ये होता है कि ये यात्रा कब होती है, किस नदी के किनारे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको विश्वास नहीं होगा, इसको लेकर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो यात्रा है 21 दिनों तक चलने वाली यात्रा, तीर्थ यात्रा, इसको डिंडी के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं, मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि जो पंढरपुर है वो किस देवता को समर्पित है, वहाँ पर यात्रा मतलब कैसे होती है। थोड़ा बहुत जो कीवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मतलब काफ़ी पुरानी परंपरा मानी गई, 700 से 800 साल पुरानी परंपरा है। और इसमें विशेषकर इसमें कहते हैं कि जो पुराने इनके संत है यहाँ पे, ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, मतलब इनका काफ़ी इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा है इन या तीर्थ यात्राओं को एक तरह से कह सकते हो मतलब काफ़ी आगे ले जाने में, इस परंपरा को आगे बढ़ाने में। ठीक है, और यहाँ के जो कवि हैं उनके उनके लेखों में या उनकी जो कविताएं हैं उनमें भी इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब महिमा और गुणगान इनमें मिलते हैं। तो आप समझ गए ये टॉपिक कैसे आपके काम आ सकता है। विशेषकर प्री के अंदर आपको फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया भी है कि संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम के तीर्थ स्थलों से निकलने वाली तीर्थ यात्राएं सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी लंबी ये यात्रा होती है और ये लगभग 250 किलोमीटर का इनका दूरी तय करते हैं। इसमें कहाँ से क्या होता है ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये चंद्रभागा जो नदी है, पवित्र स्थान, यहाँ पे यात्रा पूरी होती है। ठीक है, आषाढ़ एकादशी को। तो ये पवित्र मतलब दिन पंढरपुर पहुँचते हैं। ये डिटेल हो गई काफ़ी, है ना। तो इसको आप एक बार पढ़ोगे तो आराम से इजीली, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार पढ़ते ही आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और कैसे क्वेश्चन आया था वो देख लो आप एक बार, कि जैसे ये देखो यार, मिलान वाले क्वेश्चन में पंढरपुर और चंद्रभागा। और अभी हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि जैसे ये जो लास्ट में प्रार्थना है, वारकरी प्रार्थना करते हैं, चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप ये सोचो ना कि जैसे आपको अपना सिलेबस पता है और पीवाई क्यू आपको पता है, तो आपको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। अब इस तरीके से कोई और भी मतलब कहीं धार्मिक स्थल या कोई संस्कृति का पार्ट कहीं भी आता हो, वहाँ पे नदियों के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, साहित्य के बारे में कोई भी आता है, तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कोर एरिया बन जाता है आपका पढ़ने का। तो ये न्यूज़पेपर से आप ऐसे पढ़ सकते हो, मतलब एक कोर एरिया के हिसाब से बहुत ही कम समय में। यानी जैसे आज का न्यूज़पेपर आया है तो उसमें मुश्किल से आपके यूपीएससी के काम की 2 न्यूज़ होगी, यानी आपको मुश्किल से आधी घंटा लगेगा। आप खुद पढ़ते हो या आप आराम से यूट्यूब पर किसी से सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लेना चाहिए। हम्पी का क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि हम्पी किस नदी के किनारे है। ठीक है, आपको पता है तो हम्पी वाला आप इसको काट सकते हो। कौन सा तुंगभद्रा नदी के किनारे। इस साल भी क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य को लेकर, कितनी बार क्वेश्चन यूपीएससी प्री पूछ चुका है। इसका मतलब ये कोर एरिया है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जब भी ऐसे पढ़ोगे इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, वहाँ कौन सी सभ्यता है, वहाँ कौन सी नदी है, किस नदी के किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता है कि पंढरपुर अभी हमने पढ़ा तो ये अपना सही है। हम्पी का हमें श्योर पता है कि ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो जहाँ पे
3 होगा। हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी, फैक्चुअल चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में था। आजकल युग्म वाले क्वेश्चन आप जानते हो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आगे दोबारा आ सकते हैं ऐसे। तो आपको प्रैक्टिस तो हर एक, जैसे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ रखे जितने एंगल से, उस एंगल से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे तमिलनाडु में कुछ क्या है, कुछ खनन में यहाँ पे संगम जो काल है उस समय की कुछ यहाँ पे चीज़ें मिली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये स्थान कहाँ पे, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के पोरपन्नाईकोट्टी, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है, प्री में से फैक्ट आते हैं। तो यहाँ पे जो विद्वान है, पुरातत्वविद है, उनको क्या मिला है, सोने की कुछ नत्था है, हड्डी की कुछ और चीज़ें हैं, या कार्निलियन का मनका है, वो मिला है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी प्री फोकस होगा आपका कि हाल ही में कोई स्थान ऐसे चर्चा में रहा है तमिलनाडु में, किस काल का है, संगम काल का है, वहाँ पे क्या मिला है, कौन सा मतलब कोई सभ्यता है, इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें दिया भी है कि संगम, यहाँ पे संगम युग का किला मौजूद था यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ व्यापार की चीज़ें भी पता चलती है। आप ये जानते हो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कितना बड़ा रोल होता है कि हम पुरानी जो सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, कि उस समय के लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या उनका व्यापार था, ये सब इन हमें स्थलों से मिलता है जब हम यहाँ पे उत्खनन कार्य करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऐसा भी संकेत है कि जैसे यहाँ पे जो मनके हैं, विशेषकर जो कार्लियन मनके हैं, गुजरात से मंगाए जाते हैं, तो इनका व्यापार भी बताया गया है। तो प्री के अंदर यदि ऐसा कोई फैक्ट आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, तो इसमें कौन सी मतलब पद्धति का उपयोग लिया गया था, जैसे इसमें बताया गया कि रिमोट सेंसिंग जो पद्धति है, लाइट डिटेक्टिंग, उस पद्धति का इसमें उपयोग किया गया था इनको अध्ययन करने के लिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी लगातार आए थे। तो प्रीलिम्स में जैसे आप देखना, इस प्रकार कई प्रकार सभ्यता के इनके क्वेश्चन आए हैं, वो आप आराम से इनको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वैश्विक उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वनों को लेकर। आपने देखा होगा, कई बार ऐसी रिपोर्ट मिली होगी जहाँ पर हम देखते हैं कि वनों का विनाश हो रहा है। तो इसमें भी ये दिया गया है कि जो प्राथमिक वन है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब इसके कई सारे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है या नगरीकरण बढ़ रहा है, तो ज़मीन की आवश्यकता होती है, नई नई फसलों की आवश्यकता होती है, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। तो इसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके कहाँ काम आने वाला है, ये आपके प्री और मेंस में जो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है उसमें काम आएगा। तो साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्राथमिक वन है वो क्या होते हैं। तो प्राथमिक वन आप कह सकते हो कि ऐसे वन है जिनको अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, जहाँ पर अभी मानव की पहुंच नहीं है, ठीक है। एक सुरक्षित प्राकृतिक वन कह सकते हो जिनको, जैसे इस मैप में आप जूम करके देख सकते हो। इस मैप में विशेषकर जो आपने क्या है, विषुवत रेखा पर जो है अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया में जो वर्षा वन है, ठीक है, इनको आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कह सकते हो। साथ में ऊपर वाले क्षेत्र में भी जैसे कौन से वन बोलते हैं, इनको टेगा वगैरह बोलते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में भी है। तो आप प्राथमिक वनों से समझ सकते हो कि ऐसे वन जिनको पहले कभी नुकसान नहीं पहुंचाया गया हो, ठीक है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा बताया गया है कि रिपोर्ट किसकी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिपोर्ट किसकी है। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, WRI, इसकी एक रिपोर्ट कह सकते हो आप, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच या शोध कह सकते हो आप, इसमें प्रकाशित हुआ है कि 2022 में जो उष्णकटिबंधीय वन है इनको नुकसान पहुंचाया गया लगभग 4.1 मिलियन हेक्टेयर, काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो कि लगभग प्रति मिनट आप कह सकते हो इतना नुकसान हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे लगभग इस हानि से क्या होगा, 7 बिलियन जो टन कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये बताया गया। इसके अलावा एक और रिपोर्ट थी मेरीलैंड विश्वविद्यालय की, उसने भी ये बताया कि जो 2022 में है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक वनों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लगभग ये 10% नुकसान कह सकते हो 2021 की तुलना में। तो ये क्या कहता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आते हैं, इन्वायरमेंट के ऐसे क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आते हैं, तो आपने तुरंत क्या किया, अपनी डाटा फाइल निकाली, उसमें ये डाल दिया कि ये रिपोर्ट है, इसको मैं मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन पार्ट में इस्तेमाल करूंगा, या कहीं जगह जहाँ पे मुझे एग्जाम्पल देना पड़े, ये रिपोर्ट ले सकते हो मेरीलैंड विश्वविद्यालय की। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए मेंस के एग्जाम में। टू दी पॉइंट जो सिलेबस है उसके अंदर आप अपने डाटा, रिपोर्ट, इंडेक्स वगैरह बनाए रखो अभी से, एग्जाम्पल ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तो वहाँ एज एग्जाम्पल आप चीज़ों को बता सकते हो, डाटा देकर, रिपोर्ट देकर, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये ना केवल प्री में काम का है, बल्कि टॉपिक मेंस में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई है कि इसमें
प्राथमिक वनों को भी बताया गया, जैसे अभी हमने देखा प्राथमिक वन कौन से हैं जो अभी तक मतलब अबाधित बने हुए हैं, जिनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और इनका आप कह सकते हो इनका बहुत ही बड़ा रोल है, अपना जो कार्बन संतुलन होता है उसमें बहुत ही बड़ा रोल है। यदि इनको हम विनाश करते हैं, और इसमें ऐसा बताया गया यदि इनका हम विनाश करते हैं और फिर से दोबारा से वन लगाते हैं तो वो कभी भी इनकी पूर्ति नहीं कर सकता, ये लगभग अपरिवर्तनीय है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैव विविधता और कार्बन पृथक्करण को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे इसमें रिपोर्ट में क्या बताया गया, इसमें रिपोर्ट में अच्छे कुछ कीवर्ड या आप कह सकते हो कुछ हाईलाइट किया गया चीज़ों को लेकर कि पहले कितना था, अभी कितना हो गया, कितने वनों को नुकसान पहुंचाया गया, 2030 तक यही मामला रहा तो कितना नुकसान हो सकता है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये सारा तो मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये आप वैल्यूडेशन के तौर पर कह सकते हो, ये आप थोड़ा सा अपने से देख लेना। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ साथ में जैसे इसमें बताया गया है कि ब्राज़ील और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वनों का कह सकते हो दो सबसे अधिक जो वन है उनमें नुकसान पहुंचाया गया है, ठीक है, ब्राज़ील और कांगो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे इस साल भी क्वेश्चन आया था कांगो बेसिन का आया था क्वेश्चन, याद हो तो प्री में, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा बेसिन कहाँ पे है, ठीक है। हिसाब से घाना और बोलिविया में भी ये क्षेत्र फैला हुआ है, मलेशिया इंडोनेशिया में भी फैला हुआ है। ये क्वेश्चन तो कितनी बार आया है, मुझे याद है 4 से 5 बार क्वेश्चन आया कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उनके कौन से पेड़ हैं, उनका क्षेत्र कौन सा है। वनों को लेकर हर साल 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये टॉपिक वहाँ पे भी आपके काम आ सकता है, ठीक है। साथ में अच्छे कीवर्ड भी हैं कि जैसे अमेजन बेसिन में वन हानि न केवल कार्बन बल्कि क्षेत्रीय वर्षा को भी प्रभावित करती है, क्योंकि ये पारितंत्र का एक पार्ट होता है, सब चीज़ें आपस में जुड़ी रहती है। ये कहा भी गया कि यदि ऐसा ही विनाश होता रहा तो आने वाले वक्त में अमेजन बेसिन भी किसमें, जैसे सवाना का जो पारितंत्र है, ठीक है, वैसा हो जाएगा, थोड़ा शुष्क हो जाएगा, वहाँ पे भी वन पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, जो घने जंगल है वो कम हो जाएंगे, वहाँ के पशुओं या जीव जंतुओं को नुकसान होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। साथ में इसमें भारत का भी कुछ डाटा दिया गया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच में कि भारत ने 2021-22 के मध्य लगभग इतना मतलब वन खो दिया है। ये डाटा देखिए इसमें बताया गया जो काम आ सकता है। लेकिन ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंस के एग्जाम के लिए। प्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 2022 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, मतलब फेफड़ों को नुकसान पहुंचाओगे तो आप जानते हो क्या होने वाला है, तो निश्चित ही आर्द्रभूमियाँ उसके गुर्दे की तरह काम करती है, ऐसा क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। इसका आंसर आप बताओगे क्या आंसर है, ठीक है। 2022 का ये क्वेश्चन है, 43 आंसर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तो यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी है। इसी तरह मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि क्या है, आर्द्रभूमि के संरक्षण में कैसे हम कर सकते हैं। इसी तरह से वर्षा वनों को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ काम आएगा, सोसाइटी के जीएस फेस्ट में शहरीकरण के जो मुद्दे हैं उनकी समस्याएं वहाँ पे काम आने वाला है। अब जैसे मैंने आपको स्टैटिक पार्ट ये सब पढ़ा दिया, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, यहाँ से करंट अपडेट कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं कि मैंने ये पढ़ा दिया है, तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में एक बार जाके देखना, बहुत कुछ पढ़ा दिया है, बहुत सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल है आजकल। तो जो ये नोट्स मेरे नोट्स आराम से मैं आपको घर पर पहुँचा देता हूँ। नीचे लिंक दिया है अपनी वेबसाइट का studieswithdj.org, तो आप जाना अपनी वेबसाइट पर, वहाँ से नोट्स मंगवा सकते हो, ठीक है। तो ये नोट्स अपडेट कर लेना अपने। तो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम जानते हैं कि शहरों में बहुत सारी समस्याएं हैं, शहरीकरण की, जनसंख्या की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, वहाँ पे परिवहन की आप कह सकते हो काफ़ी कंजस्ट एरिया होता है। तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल अपने पास अब है, कुछ मॉडल आंसर है कि कुछ शहरों ने ऐसे करके दिखाया है इन समस्याओं से छुटकारा। तो यहाँ पे कम्युनिटी जो पार्टिसिपेट है, जन भागीदारी, उसका एक बड़ा रोल है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया एक तो महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड का, ठीक है। ऐसे टॉपिक आपको एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल करने मेंस के एग्जाम में कि मॉडल के रूप में बता सकते हो। जैसे गुजरात के कुछ क्षेत्र में जो बड़ोदरा है वहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे क्या है, आंगनवाड़ी है। तेलंगाना में क्या है, ग्रेटर वांगल में एक झुग्गी बस्ती में वहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बनाया गया। आप देख भी सकते हो, समझ सकते हो इन चीज़ों का ना। तो जो बंजर ज़मीन है या जो खाली ज़मीन पड़ी है कहीं भी, उसमें ऐसे कम्युनिटी मतलब पार्टिसिपेशन के लिए ऐसे पार्क आप कह सकते हो, या घूमने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बना दी गई है। तो एक समस्या थी ना कि मतलब एक ज़मीन की समस्या, भूमि की समस्या, कि लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए जगह चाहिए, तो वो यहाँ से कवर हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये भी कि इनको क्या बोलते हैं, इसको प्लेस मेकिंग बोलते हैं, यानी जगहों को खाली करना। और ये किसका पार्ट है, ये जो हमारा स्मार्ट सिटी जो प्लान था उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा किया जा रहा है लोगों को काफ़ी जन जागरूकता करके, लोगों की भागीदारी से। तो इसमें सामुदायिक जो जन भागीदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रोल आप बता सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम में ये टॉपिक काम किया आपके। प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है वो आपको न्यूज़पेपर से मिलते रहेंगे, ऐसे कलेक्शन करते रहना अपना।
ठीक है। और ये मतलब किसका पार्ट था, ये स्मार्ट सिटी का पार्ट था कि ऐसा किया जाना चाहिए, जो पुराने शहर हैं उनको दोबारा से बसाने की बात है, उसमें नया स्मार्ट जो है जो भी प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है, तो इसका पार्ट है। और आपके पास डाटा भी होना चाहिए कि जैसे हमारे देश की कितनी प्रतिशत आबादी, जैसे अभी लगभग 34% आबादी शहरों में निवास कर रही है, ठीक है। आने वाले वक्त में आप जानते हो 50% आबादी शहरों में निवास करेगी, तो शहरों पर बाहर बढ़ेगा, तो हमें पहले से तैयार रहना होगा इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। और ये एक अच्छा सा कोटेशन भी आप या अच्छी अच्छी चीज़ें उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो कि हमने देखा है कि दुनिया भर में सड़कों को बाहरी भोजन व मनोरंजन के लिए पुनः उपयोग में लाया जा रहा है। भारत में हमें बेहतर और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए घरों के करीब छोटे सार्वजनिक स्थान रखने के महत्व का हमें कोविड-19 के दौरान विशेषकर ऐसा एहसास हुआ है हमें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सोशल मुद्दा है, और विशेषकर ये एसडीजी लक्ष्य कौन सा, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेंस के एग्जाम में एसडीजी लक्ष्य आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो सतत जो शहरीकरण है या समुदाय का विकास हम करेंगे किसमें, एसडीजी लक्ष्य 11 में है। मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं जीएस फेस्ट को लेकर, शहरों को लेकर, ये क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आईआर का। आज देखो कितने, आज के टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा विविधता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है, मिस किया है। आपको प्री का भी मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, सोसाइटी, ये सब मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा आपको। तो ये टॉपिक आईआर का है, किसको लेकर है, ग्लोबल साउथ को लेकर। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, द हिंदू में आया था ये। तो ग्लोबल साउथ क्या है, ये सब हम समझने वाले हैं, ठीक है। वैश्विक दक्षिण इसको कह सकते हो या ग्लोबल साउथ इसको कह सकते हो। ये क्या है, इसका क्या महत्व है, आजकल इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है, जहाँ मतलब आज आप जानते हो रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी इसका महत्व बढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी क्या हुआ था, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस के मध्य, तो नाटो चाहता है कि जो ग्लोबल साउथ है, विशेषकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो कुछ देश हैं, उनका साथ लेना चाहता है कि रूस को पीछे धकेलने के लिए। लेकिन ये देश कह रहे हैं कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं, हमारे रूस के साथ भी संबंध है, आपके साथ संबंध है, तो हम क्यों आए हैं आपके साथ, नाटो के साथ क्यों आए, तो उनका ऐसा कहना है। तो ये चर्चा में रहा था इस दौरान कि ग्लोबल साउथ क्या है। तो ग्लोबल साउथ को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्लोबल साउथ क्या है, दुनिया भर की विभिन्न देशों को संदर्भित करता है। विशेषकर कौन से देश हैं ग्लोबल साउथ में, आप कह सकते हो विशेषकर विकासशील, कम विकसित और अविकसित देश हम कह सकते हैं ये, ठीक है। डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज किस में आती है, ग्लोबल साउथ में आती है। एक ग्लोबल नॉर्थ है, आप नॉर्थ को, नॉर्थ मतलब विकसित राष्ट्र, ठीक है, साउथ मतलब विकासशील, अल्पविकसित, इन राष्ट्रों को संदर्भित किया जा रहा है, ठीक है। विशेषकर भारत वगैरह भी इसमें आते हैं, किसमें, ग्लोबल साउथ में आते हैं, ठीक है। पहले एक तीसरी दुनिया टर्म चलती थी जिसको भी अब देखने वाले हैं, तो तीसरी दुनिया ग्लोबल साउथ थोड़ा सा अलग है। तो आईआर के अंदर आपकी शब्दावली और कीवर्ड का बहुत महत्व होता है। तो समझ गए ना ग्लोबल साउथ में कौन से हैं। तो इसमें ज़्यादातर कौन से देश हैं, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। और विशेषकर क्या है, ये वैसे देश हैं जो गरीब है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आय असमानता बहुत ज़्यादा है, आप कह सकते हो जीवन प्रत्याशा भी बहुत मतलब कम है, मतलब एक तरह से मतलब जीवन प्रत्याशा समझ गए ना, आयु कितने वर्ष तक लोग जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी आप कह सकते हो जो उत्तरी है, ग्लोबल नॉर्थ है, उसकी तुलना में यहाँ पे जो हम कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक, इन मानकों में भी ये पीछे हैं। तो ये मुद्दा चर्चा में रहा था, ठीक है। तो ये तीसरी दुनिया से भिन्न कैसे है, ग्लोबल साउथ को क्या हम ये मान सकते हैं तीसरी दुनिया, तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। ग्लोबल साउथ के शब्द की हम पहली बार देखें तो 1969 में एक विद्वान है कार्ल क्या नाम है, ओल्गेस्बी, कार्ल ओल्गेस्बी, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया था ग्लोबल साउथ। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्चुअल है, इतना कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन कभी कभी हम कोई स्टोरी समझते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है, ठीक है। ये इस्तेमाल नहीं, फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं रखनी है, मुझे भी नहीं रखनी, वैसे भी नाम पढ़ने में भी अजीब लग रहा है, वैसे भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल साउथ पहली बार आया था चर्चा में। और इसमें क्या हुआ था 1991 में, जब सोवियत यूएसएसआर जो आपने देखा, यूएसएसआर का पतन हुआ, उसके बाद में दूसरी दुनिया का अंत हुआ। पहले क्या हुआ था, तीन दुनिया कहते थे, नॉर्मली तीन दुनिया ऐसे कह सकते थे। जो आप कह सकते हो विकसित राष्ट्र, उनको प्रथम पहली दुनिया मानते थे। दूसरी दुनिया जैसे यूएसएसआर, यानी आप कह सकते हो जो समाजवादी देश हैं, उनको मानते थे। तीसरी दुनिया ऐसे देश, गरीब देश जो उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे। तो क्या हुआ था 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो दूसरी दुनिया क्या हो गया, दूसरी दुनिया का अंत हो गया। तो ये जो शब्दावलियाँ चल रही थी, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, कहीं ना कहीं इनका भी अंत हो गया, और उसके बाद में ग्लोबल साउथ का जन्म होता है। तो आप कह सकते हो ग्लोबल साउथ में ऐसे राष्ट्र हैं जो एक समय तीसरी दुनिया में थे, आप मान सकते हो इस बात को, ठीक है। तो वे देश जो अभी तक पूरी तरह से औद्योगिकरण नहीं कर पाए थे, तीसरी दुनिया थे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप कह सकते हो इसके नाम का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में इनको नाम दिया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रथम विश्व में कौन से थे, पूंजीवादी जो देश आज कह सकते हो नॉर्थ वाले, ग्लोबल नॉर्थ वाले प्रथम विश्व की दुनिया के देश कह सकते हो। सोवियत संघ जो विशेषकर समाजवादी राष्ट्रों का जो नेतृत्व करता था, वो दूसरी दुनिया के देश थे। वो तीसरी दुनिया मतलब विकासशील देशों के लिए इनको कह सकते हैं, जो विशेषकर औपनिवेशिक जो ताकतें हैं उनके अधीन थे, बाद में आज़ाद हुए थे। तो ये आप समझ गए होंगे ग्लोबल साउथ में मतलब क्या है। ग्लोबल साउथ आधुनिक जो शब्दावली है उसको आप कह सकते हो, विशेषकर जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं या
विकासशील राष्ट्र वो इसमें आते हैं। या ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल कि दक्षिण के जो महाद्वीप वो, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत और चीन तो उत्तर में आते हैं ना, आप जानते हो कर्क रेखा की, सॉरी इक्वेटर के उत्तर में है, तो आप इस शब्दावली को समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा भी कई कई विद्वानों ने अलग अलग चीज़ें बताई थी विशेषकर। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें जाएंगे नहीं, मोटा मोटी ये कि अभी तीसरी दुनिया, ग्लोबल साउथ, कई बार ये आर्टिकल आ चुका है। आपने ये भी देखा होगा कि विशेषकर भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, G20 अध्यक्षता में कई बार आर्टिकल ऐसे आए कि भारत को तीसरी दुनिया, या मतलब जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ का क्या करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, इनके जो भी मुद्दे हैं उनको G20 के प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। कई बार ऐसे आर्टिकल हमने देखे हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये भी महत्व, भू राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल महत्व है। जैसे अभी नाटो चाहता है कि ग्लोबल साउथ उनका साथ दें, जबकि ऐसा नहीं है कि सब ये ऐसे राष्ट्र हैं, विशेषकर जैसे भारत को ही मान लो, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति यानी नॉन अलाइनमेंट, किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होने वाले, गुट निरपेक्षता हम अपनाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर तो आप कह सकते हो ये जो ग्लोबल साउथ है ना, एक भू राजनीतिक शब्दावली हो गई आजकल। ठीक है, इसको आप देखना, तो ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, अभी ऐसा भी है कि इसको लेकर चीज़ें हैं, तो आप ये समझ सकते हो अभी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा रहा है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल साउथ का। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे हाल ही में ईरान और सऊदी अरब है, उनके बीच के रिश्तों को एक करवाया है, उनके बीच में दोस्ती करवाई किसने, चीन ने। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता में ब्राज़ील आगे बढ़ रहा है, भारत की अपनी एक बड़ी भूमिका है। तो आप कह सकते हो ग्लोबल साउथ अभी क्या कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि यदि विगत विगत दशक एशिया का था तो आगे दशक अफ्रीका का होगा, क्या भूमिका है इनकी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईआर में, तो आपको इनको देखते रहना चाहिए। ठीक है, आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जैसे आपने देखा होगा 11 जुलाई क्या था, विश्व जनसंख्या दिवस था। ठीक है, तो इस पर ये आर्टिकल आया था जिसमें विशेषकर कुछ डाटा देके बताए गए थे। आर्टिकल बहुत बड़ा था, ज़्यादा अपने काम का नहीं, कुछ कुछ चीज़ें अपने काम की जो हम देख सकते हैं। एक तो प्री में ही आपके काम आ सकता है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, कब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वार्षिक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है, केवल आपके लिए। बाकी मेंस के लिए यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने उठाई है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, जो आपको यहाँ पे कोटेशन दिया जा रहा है, आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही कलेक्शन करना है। जैसे ये क्या है, लिंग आधारित भेदभाव हर किसी को नुकसान पहुंचाता है, महिलाएं, लड़कियां, पुरुष और लड़के। महिलाओं में निवेश करने से सभी लोगों, समुदायों, देशों को उत्थान होता है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा ऐसे आ सकता है, निबंध का पेपर ऐसे ही आ सकता है। इस पर हम लिखेंगे, मैं 2-4 दिन में आपको एक निबंध दूंगा, यही निबंध दूंगा, कौन सा, इसके बारे में बताऊंगा कि जो लिंग जेंडर बेस्ड मतलब कह सकते हैं भेदभाव है, कैसे नुकसान पहुंचाता है सभी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये आप ना निबंध के पेपर में ये लिख भी सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव इनके द्वारा ऐसा बताया गया है। तो ये कोटेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग में सोसाइटी, जीएस फर्स्ट, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें कुछ डाटा देके बताए गए हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कितनी बढ़ चुकी है, ये डाटा भी आपके लिए काम आता है। और ये भी बताया गया है जैसे भारत की जो महिला है उनकी क्या स्थिति है, कैसे आप कह सकते हो जो पितृसत्ता है या जो हमारे पुराने सामाजिक मानदंड या रूढ़िवादिता है, कैसे मतलब उनको नुकसान पहुंचाती है, उनको अवसर नहीं मिल पाता हर एक क्षेत्र में, इनको आप बता सकते हो। साथ में ये भी होता है कि बाल विवाह होने से क्या समस्या आ सकती है, आगे मतलब किस प्रकार उनके डिसीजन मेकिंग से लेकर कई सारी समस्या आ सकती है, गर्भपात को लेकर समस्या आती है। हमने डाटा भी देखा कि हमारा कैसे जो 0 से 6 लिंग अनुपात है उसमें लड़कियों की संख्या कम हुई, क्योंकि कहीं न कहीं बेटे को प्राथमिकता देने के चक्कर में भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला। ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आपने देखा 1-2 दिन पहले ही मानसून का किस प्रकार हिमाचल में या नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में कैसे बाढ़ आ रही है। तो इसके गणित को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है इस साल मेंस के एग्जाम में आ सकता है या नेक्स्ट ईयर आ सकता है। जब भी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें जो मानव विकास या मानव आपदा से जुड़ी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके क्या फैक्टर, मैंने डायरेक्ट इसके कीवर्ड लिख दिए, क्या क्या फैक्टर है। तो एक तो क्लाइमेट चेंज, आपने देखा होगा आजकल वैश्विक तापमान की समस्या है। तो इसमें क्या होता है कि तापमान बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ती है, निम्न दाब का क्षेत्र बढ़ता है। तो उसमें क्या होता है, गर्म और आर्द्र वातावरण के कारण क्या होता है, ऐसी घटना करती है कि कम समय में, आपने देखा होगा एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है कंडीशन हो जाता है कि कम समय में अधिक वर्षा हो जाती है। तो ऐसी घटना के कारण जैसे अचानक क्या होगा, आप बादल फटने की घटना कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा वर्षा कम समय में हो सकती है। तो ऐसी घटना हो सकती है कि मानसून के दौरान बाढ़ की समस्या ऐसी आ सकती है। तो ये एग्जाम्पल देके बता सकते हो। इसमें एग्जाम्पल देके बताया कि हाल ही में जैसे जो जंगल की आग है, या इसमें एग्जाम्पल जो ग्लोबल वार्मिंग वाला है, क्लाइमेट चेंज वाला, इसमें अलिनो लानिनो की घटनाएं भी आप एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो। और ये मैप देखना एक बार जूम करके, या पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है ये पीडीएफ। शानदार पीडीएफ है, शानदार कंटेंट है। तो इस मैप को समझने की कोशिश करना कि भारत के किस क्षेत्र में कब ये मानसून आता है, कब कब घटना घट रही है, क्या क्या समस्या आ रही है, इस मैप के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा।
तो इसमें दूसरा कारण क्या है, ITCZ। आप ये जानते हो कि भारत जब इक्वेटर से ऐसा होता है जैसे इक्वेटर है, सूर्य क्या करता है मार्च के बाद में क्या करता है, ऊपर नॉर्थ की ओर सूर्य आगे बढ़ने लगता है, आप जानते हो। फिर ITCZ कहाँ पे होता है, मतलब मैदानों की तरफ होता है। तो जो आप कह सकते हो निम्न दाब का क्षेत्र काफ़ी बड़ा इसमें रोल निभाता है। ये नॉर्मल स्टैटिक आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। इसके अलावा आजकल ये भी हो रहा है कि जैसे जो अरबियन सी है उसमें भी तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण भी आप बहुत सारी समस्या यहाँ पे आती है, चक्रवात की इनकी समस्या आती है। इसके अलावा जो अटलांटिक ओशियन है और वहाँ का जो ऊपरी वायुमंडल है, क्योंकि इससे क्या जुड़ा हुआ है, जैसे हम बात करें अटलांटिक ओशियन की, आप सोचोगे कैसे ये इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं मैप में। यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रफली बनाया है ऐसी जल्दी सी। तो जैसे यहाँ पे अटलांटिक है, तो यहाँ पे क्या जेट स्ट्रीम जो चलती है उसका भी हमारे जो क्लाइमेट है उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है। जो अटलांटिक ओशन है उसके ऊपर जो भी घटनाक्रम होता है, वायुमंडल परिसंचरण जो बनता है, जेट स्ट्रीम उसको कहाँ पे ले आ जाती है, भारत की ओर। तो ये घटनाक्रम भी काफ़ी प्रभावित करता है। तो ये आप बता सकते हो काफ़ी एक दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो जलवायु होती है ना वो पूरी पृथ्वी की आप जानते हो एक दूसरे को प्रभावित करती चीज़ें। इसके अलावा जैसे बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, आपने जैसे भारत के अंदर पूर्वी जेट सिस्टम का भी नाम सुना होगा, वो भी इसके साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, और काफ़ी क्या होता है, एक स्थानीय पैटर्न भी होता है। जैसे हिमालय का पैटर्न कैसा है, वहाँ पे अलग अलग ज्योग्राफी अलग अलग है, कैसे मतलब वहाँ पर पवनें चलती है, कैसे आर्द्रता बढ़ती है, कैसे बादल फंस जाते हैं, कैसे बादल फटने की घटना करती है। तो ये 6 कारण उस आर्टिकल में दिए गए थे। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको नॉर्मली कि ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास कीवर्ड ही नहीं है, तो ये 6 कीवर्ड आपको एकदम मॉडल आंसर की तरह यहाँ पे दिए गए हैं, ये काम आएंगे। तो ये आज का लेसन समाप्त होता है। आजकल हम अच्छा पढ़ने लगे हैं और नया नया वैल्यूडेशन इसमें करने लगे हैं। तो लाइक शेयर करते रहना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।